नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है विपक्ष पर मोहन मार। जी हां, विधानसभा सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अगली पीढ़ी का ध्यान रखा जाता है, लेकिन कांग्रेस ठोकर खाने के बाद ध्यान देती है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब है। अरुण यादव ने जितना काम किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आगे कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को करारा जवाब देते हुए साफ किया कि कोई भी योजना बंद होने वाली नहीं है। वहीं उन्होंने 3 तलाक, भगवान राम और श्री कृष्ण का जिक्र कर कांग्रेस को जमकर घेरा। ऐसे में अब सवाल यह है, क्या सीएम के संबोधन के बाद कांग्रेस की रणनीति पर पानी फिर गया है? क्या 24 के चुनाव में फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगी? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे सीएम ने कांग्रेस को जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र यह हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है। ये गीता रामायण की तरह एक एक अक्षर से 5 साल तक हम अपने इस एजेंडे को लेकर आए सरकार बनाने के लिए। 1 महीने की सरकार के लिए नहीं है, ना 13 महीने की सरकार के लिए। और हम और आप 5 साल बाद बात करेंगे कि आप और हमने जो निर्णय किए थे, अपने संकल्प पत्र को लेकर आगे बढ़े थे, तो हम किस रूप में आगे बढ़े। कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वही लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। निश्चित रूप से युवाओं को आगे लाने की आवश्यकता है। यह अलग बात है कि हमने नंबर मारा और हमने परमात्मा की दया से जनता के बीच गए, जनता ने हमारे निर्णय को मोहर भी लगाई और आपने ठोकर खाने के बाद किए। लेकिन आपकी पार्टी का एक रिकॉर्ड गलत है। अरुण यादव जी से पूरे टाइम काम करवा लिया, मौका आया तो फिर अरुण यादव जी पता नहीं कहां चले गए और फिर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया 3 तलाक खत्म कर दो। आपकी सरकार ने उस फैसले को लोकसभा में बदल दिया। ये आपकी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। हमारी सरकार ने 40 साल पहले पुराने लिए 3 तलाक के निर्णय को भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बदल के रख दिया कि सरकार होती निर्णय लागू कराने के। राम पे प्रश्न उठाए थे, आज आप उनकी बात करते कि हाँ हमारे भी राम है। अरे तुम्हारे राम तो होते तो तुम ये सर्टिफिकेट क्यों देते, ये मामले क्यों उलझाते, राम मंदिर के मार्ग में क्यों बाधाएं खड़ी करते? राम की बात पूरी हो गई, आ जाओ कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मथुरा में आओ मथुरा में कौन मना कर रहा? भगवान कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े, जहां जहां लीला रची है, चाहे आयो अपना उज्जैन जहां उन्हें 64 कला 14 विद्या सीखी, जहां आपका धार का पास का अमझेरा, जहां रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहां परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि किस एजेंडे के तहत वो आगे बढ़ेगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवम शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता, केदार सिरोही कांग्रेस प्रवक्ता और देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप भी सदन में थे और आपने नए मुख्यमंत्री को सुना भी। साफ संकेत हैं, सनातन की बात की उन्होंने, राम की बात की, श्री कृष्ण की बात की, विक्रमादित्य की भी बात की और शिक्षा की भी बात की कि किस तरह से शिक्षा में पाठ्यक्रम बदला गया है और कांग्रेस ने 60 साल तक जो नहीं किया वो कर रहे हैं, गलती सुधार रहे हैं कांग्रेस की। तो आप कैसे देखते हैं? एजेंडा साफ है, पहले सत्र में ही संकेत दे दिए। कांग्रेस पे जिस तरह से हमला किया, चाहे राम को लेकर, कृष्ण को लेकर और योजनाओं को लेकर। बिल्कुल, जिस तरह से शुरुआत से ही उन्हें आक्रामक शैली अपनाई हुई, कांग्रेस पर उन्हें बड़ा तंज कसा कि आप तो एक ही परिवार के लोगों के पीछे लगे रहते हैं और कांग्रेस में आम आदमी नहीं पहुंच पाता। अरुण यादव ने मेहनत करी, कमलनाथ बन गए, लेकिन हमारे यहाँ एक मजदूर का बेटा मुख्यमंत्री तक जा सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। एक उन्होंने कांग्रेस भाजपा के बीच एक अंतर बताया और फिर उन्होंने अपनी लाइन है, चाहे वो सनातन की हो, हिंदुत्व की हो। चूंकि वो उज्जैन से आते हैं तो उन्होंने उज्जैन का महत्व भी शुरुआत में बड़ी देर तक प्रतिपादित किया कि अवंतिका है जिसका कभी अंत नहीं होता, 7 दुनिया के उन नगरों में से है। और उनके भविष्य के एजेंडे ही बता दिए कि कृष्ण जी के चरण चरण पड़े हैं, चाहे वो धार के पास का इलाका हो और चाहे वो तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे वहां। बिल्कुल, इन सब चीजों को तीर्थ के रूप में, मतलब वो एक एजेंडा है जो आपने देखा वो कैलाश विजयवर्गीय ने संबोधन में वही कहा था कि आज 1 लाख लोग महाकाल के दर्शन करने आते हैं। ऐसा जो धार्मिक स्थलों का उनका अपना
एक तरह से पुनरुद्धार टाइप का जो विकसित करने का इरादा है, उस साथ साथ विचारधारा का, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे काशी और मथुरा का मामला हो, वो करीने से सब मुद्दे वो टच कर रहे हैं। और एक हिंदुत्व की राह पे उस बिल्कुल हार्ड हिंदुत्व, वो खुले मन से आप देखें कि विधानसभा में भी उन्होंने नेहरू जी की प्रतिमा हटा के अंबेडकर की प्रतिमा लग गई है विधानसभा में, ये भी एक मुद्दा है। और भी जितने मुद्दे हैं उनकी लाइन। तो दुबे जी, ये तो कांग्रेस के सामने संकट खड़ा हो गया है। यदि हार्ड हिंदुत्व की बात करेंगे, वो अब तो कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े हैं उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राम और कृष्ण से कांग्रेस को नफरत है। तो जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कमलनाथ बढ़ रहे थे, तो ये तो दुविधा हो गई। देखिए, दुविधा जब तक रहे तब तक तो दिक्कतें रहेंगी किसी के सामने, चाहे व्यक्ति हो चाहे दल हो। लाइन तो आपको लेना पड़ेगी कि कोई किस लाइन पे आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन चूंकि सब दल की अपनी अपनी विचारधारा होती है, कांग्रेस की विचारधारा एक अलग किस्म की रही है शुरू से। उन्होंने सबको, सभी दलों को, और वो जो एक कोई हार्ड हिंदुत्व नहीं, सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे चले। लेकिन भाजपा तो चूंकि शून्य से शिखर पर इसी मुद्दे पे पहुंची है। जब अयोध्या की यात्रा निकाली गई पूरे देश में और फिर राम मंदिर का आंदोलन हुआ, और अभी भी अब जब राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण हो चुका है, 22 तारीख को सीधा वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, पीले चावल से निमंत्रण दिए जाने लगे हैं। तो जिसको जिस राह पे सफलता मिलती है उसी पे बढ़ता जाता है। तो भाजपा का है कि योगी उधर हो गए, ये सब एक राह पकड़ ली है। ठीक है, तो एक राह पकड़ ली है केदार जी, संकेत भी साफ है, हार्ड हिंदुत्व की तरफ जाएंगे। सनातन का मान बढ़ाने की बात कही है मोहन यादव ने, और कांग्रेस से कहा है कि वो ठोकर खाने के बाद संभलती है। आप पर कटाक्ष किया है, आप पर हमला बोला है कि वहां पर बीजेपी का अनुसरण बाद में किया उन्होंने, जिस तरह से युवा पीढ़ी को दिए। लेकिन उन पर भी उन्होंने सवाल उठाए कि बाद में बड़े नेता सामने आ जाते हैं। और जो 3 दिन से आप सवाल उठा रहे थे, लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, उन्होंने कहा कोई योजना बंद नहीं होगी, ये दोनों काम साथ साथ चलेंगे। राजेश जी, बड़ी अच्छी बात है, मोहन जी ने बड़े अच्छे अंदाज में आज अपनी बातें रखी, मैं उनको बधाई देता हूं। परंतु बात रखने को और उसको जमीन पर इम्प्लीमेंट करने का बहुत बड़ा अंतर होता है। उन्होंने पहला अरुण यादव जी के ऊपर प्रश्न उठाया, क्या उन्होंने अपने अंदर झांक के देखा कि शिवराज जी ने मेहनत की, शिवराज जी ने सत्ता लेके आए और उस सत्ता पे ये काबिज हो गए? ये तो मतलब शिवराज जी के साथ अन्याय हुआ होगा। एक तरफ ये लोग कहते हैं, इनकी कथनी और करनी में अंतर है, वो मैं आपसे बात बताना चाहता हूं। जब इनको मिला तो बोला कि हम पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित है, जो पार्टी हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, जो दायित्व देती है, उसका निर्वहन करते हैं। तो यही सेम चीज हमारे यहाँ भी है कि जो हमारी पार्टी हम लोगों को जो दायित्व देती है, उस दायित्व का हम निर्वहन करते हैं। तो उसमें ये कहने की जरूरत कहाँ आई? खुद के उसमें मूल्यांकन कर, राजस्थान में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, तो खुद की पार्टी जो है वो सिंगल एजेंडा, सिंगल कंट्रोल पे चल रही है। ऑटोक्रेसी इस पार्टी में आ चुकी है, डेमोक्रेसी नहीं है, ऑटोक्रेसी कह रहा हूं मैं, ऑटोक्रेसी से चलने वाली बात है। दूसरी बात ये लोग लेके आए कि हम लोगों के लिए इन्होंने चैलेंज खड़ा किया, कोई हमारे लिए चैलेंज नहीं। हमारी जो राजनीति का आधार है वो बहुत स्पष्ट है, वो आपके मेरे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, इनके हक अधिकार जो सुन रहे हैं, उनके हक अधिकार के लिए है। हम लोग चाहते हैं एक मध्य प्रदेश का, एक ऐसे मध्य प्रदेश का निर्माण जहां पर बेरोजगारी नहीं हो, जहां पर भ्रष्टाचार नहीं हो, जहां पर अत्याचार नहीं हो, जहां पर हर चेहरे पर खुशहाली हो। हमारा उद्देश्य वो है। देखिए, धर्म और जाति इनमें बांटने का खेल हो रहा। एक छोटा सा ब्रजेश जी, आज टाइम आपसे 1 मिनट का एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है। कल महामहिम धनखड़ जी के ऊपर मिमिक्री हुई, उस मिमिक्री को कहां ले जाकर जोड़ा? जाट कास्ट पे। पूरा जाट का अपमान हुआ, किसान का अपमान हुआ। वो तो जाट पंचायत भी कह रही है, लेकिन मैं चाहूंगा सिरोही जी कि दिल्ली ना जाके अपन मध्य प्रदेश पर ही रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आज अभी साक्षी मलिक जो जाट है उसने इस्तीफा दिया है रेसलिंग केस से। अब इसको जातिगत क्यों नहीं लाएगी भाजपा? तो कहने का मतलब ये है
कि जो भाजपा है वो अपने अनुसार, अपने फायदे के हिसाब से, अपने एजेंडे के हिसाब से कभी जाति फिट कर देती है, कभी क्षेत्र फिट कर देती है, कभी भाषा फिट कर देती है, कभी धर्म फिट कर देती है। जहां उसका फायदा है वहां का वो स्विच चालू करती है। इसलिए देश में भाजपा से क्या बताइए, हिंदुओं के ऊपर करप्शन नहीं हो रहा है? क्या हिंदुओं के बिजली के बिल ज्यादा नहीं आ रहे? क्या हिंदुओं के बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है? क्या हिंदुओं के बच्चों को रोजी रोटी अच्छे से मिल रही है? ये सब हमारे कोई तकलीफ है, हर धर्म के तो एजुकेशन पर भी उन्होंने बोला, शायद आपने सुना हो, तो उन्होंने कहा कि 60 साल से नई शिक्षा नीति को लागू नहीं किया, आपने शिक्षा पद्धति में बदलाव नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने बदलाव कर दिया। वो तो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि नई शिक्षा नीति बनी है। उनका काम तो आरोप लगाना है। देखिए हो क्या रहा है कि हमने एक मोटरसाइकिल बनाई, मोटरसाइकिल चलाई, इन्होंने आके मोटरसाइकिल के 2-4-5 सामान बेच दिए, नए 4-5 नए लाइट लगा दिए 2-4 रुपए के, और दिखा रहे हैं देखो जी हमने मोटरसाइकिल को सजा दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल आज आप एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें आज का ग्लोबल एजुकेशन ट्रेंड समझना होगा, उनका स्तर समझना होगा। वर्ल्ड में अभी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वो किस और हो रहा है हमारा, ये तो डेली अपग्रेड करने का सिस्टम आ गया है। अब एजुकेशन वो 60, 65, 70 वाला नहीं रहा। ठीक है, दूसरे दौर में आता हूं मैं। सिरोही जी, जवाब ले लेता हूं इनके आरोपों के, आपके आरोपों के, फिर आता हूं मैं आपका। शिवम जी, वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ सिंगल कंट्रोल से सब कुछ चल रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। यदि अरुण यादव का जिक्र किया है तो शिवराज जी ने भी मेहनत की है और मौका किसी और को मिल गया। उन्होंने कहा फायदे के हिसाब से आप एजेंडा सेट करते हैं। अब आपने एजेंडा सेट कर लिया, 2024 में आपको फायदा दिख रहा होगा और उनकी योजनाओं का रंग रोगन करके आप इस तरह से प्रचारित करते हैं जैसे सब कुछ आपने ही किया है। कुछ पार्ट्स बेचकर पूरी बाइक को आप कहते हैं कि हमने ही निर्माण कर दिया उसका। एक उदाहरण देखिए कांग्रेस को सबसे पहले तो इस कल्पना से बाहर निकलना चाहिए कि इस देश में तमाम चीजें सन 47 के बाद ही कहीं ना कहीं परिणति तक पहुंचनी शुरू हुई, और उससे पहले हम अंधकार के युग में जी रहे थे। कभी तो ये कहेंगे कि अंग्रेजों ने हमारा उद्धार कर दिया, कभी कहेंगे कि हमें एक वैभवशाली मुगल और इस्लाम शासकों के द्वारा हमारे ऊपर शासन किया गया, और कभी इस प्रकार की बातें करेंगे। सबसे समझने योग्य जो बात है, भारत देश में सदैव से ही हमने अपनी वैभवशाली संस्कृति के बलबूते पर हमेशा ही आर्थिक प्रगति के नए प्रतिमान गढ़े थे। आज यह कितनी भी बातें कर ले, नई शिक्षा नीति को यह टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैकॉले की बनाई हुई पूरी शिक्षा व्यवस्था को इतने वर्षों तक, आजादी के 75 वर्षों के बाद तक इन्होंने कंटिन्यू रखा। देखने और परिधान में तो कहीं ना कहीं हमारे देशवासी जो आज भारतीय लगते भले हों, लेकिन अपनी संस्कृति में, अपने विचार आचार से पूरी तरीके से पाश्चात्य का प्रभाव जो है वह हमारे देशवासियों के ऊपर देखा जा रहा था। हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी सोचने तक की क्षमता को छीड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी और इसके वामपंथी सहयोगियों के द्वारा किया गया, जो पश्चिम के जगत की ओर कहीं ना कहीं अपना पूरा जो केंद्र था उसको बनाकर रखे थे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, डिसइन्वेस्टमेंट की जब यह बात करते हैं कि कुछ पुर्जों को बेच दिया गया, डिसइन्वेस्टमेंट इन्होंने किसके शासनकाल में शुरू हुआ? नरसिम्हा राव जी के टाइम पर शुरू हुआ। आर्थिक जब लिबरलाइजेशन आया, जब सरकारी कंपनियां घाटे में जाने लगी, जब प्रशासनिक व्यवस्था में एक प्रकार से फटीग आ गया और जो सरकारी कंपनी थी वह देश की उन्नति और प्रगति को सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी, और शायद सन 79 में जो चीज चीन ने की, अगर उस वक्त हमने कर ली होती तो आज हम चीन की बराबरी पर खड़े होते। लेकिन जानबूझ करके इनका जो एक वो सोशलिज्म के प्रति प्रेम था, उसके परिणाम स्वरूप हमने बड़े अरसे तक अपनी अर्थव्यवस्था को बंद रखा, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारा देश उस जैसी अपेक्षा की जा रही थी। और कांग्रेस पार्टी को दूसरी सबसे बड़ी बात समझनी चाहिए, जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी जी शिवम जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हो, या तमाम नेता सामान्य पृष्ठभूमि से है। आज में गांधी परिवार के जो शीर्षस्थ 3 नेता है, आप बात कर लीजिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तो कोई तुलना नहीं हो सकती। मोहन जी ने ठीक बात कही, आज मुख्यमंत्री जी ने सदन में क्या कहा कि जिस परिवार के कपड़े विदेश धुलने जाते थे, जिनकी स्त्री विदेश होने में जाती थी, वह इस देश के गरीब का दर्द कैसे समझेंगे? और शिवराज जी ने सेवा की, स्वाभाविक तौर पर की, लेकिन शिवराज जी किसी परिवार विशेष का होने की वजह से इतने वर्षों तक सत्ता में नहीं थे। इतने वर्षों तक उनको प्रदेश चलाने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के संगठन और नेतृत्व ने उनकी कार्यकुशलता और उनकी नेतृत्व क्षमता को देखने के पश्चात दिया। और अब यहां से मध्य प्रदेश को एक नई ऊर्जा की आवश्यकता है,
तो पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन करने का काम किया। हमने तो विभिन्न सामाजिक वर्गों की अस्मिता को अपने भीतर समायोजित करने का प्रयास किया। यह बता दें कि इन्होंने कभी जाट वर्ग के व्यक्ति को बनाया हो इस देश का उपराष्ट्रपति, किसी ऐसे महनीय पोजीशन पर पहुंचाया हो, इन्होंने किसी आदिवासी वर्ग की यह इतनी बात करते हैं, कभी किसी राष्ट्रपति को आदिवासी बनाया हो, दलित वर्ग से कभी राष्ट्रपति आए, बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस छोड़ने के लिए विवश किया, ओबीसी वर्ग की बात वही तो वो कह रहे हैं कि फायदे के हिसाब से आप एजेंडा सेट करते हैं, जातियों पे बांट देते हैं आप, फायदे के हिसाब से आप एजेंडा सेट करते हैं। किसान आंदोलन स्टार्ट होने वाला है फरवरी में, भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन शुरू होने वाला है, उसको लेकर हमने अभी से जाति में बांटना चालू कर दिया है। आपको पता है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में सबसे ज्यादा किसानों की संख्या है, तो वो किसान आंदोलन को अभी से टारगेट करने का काम कर रहे हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं। आज दुगनी करने की बात हुई थी, कहाँ है आज दुगनी? आज दुगनी करने की बात हुई थी, कहाँ है? प्रधानमंत्री फसल बीमा लाए थे, उसमें सबसे बड़ा घोटाला हुआ। यूरिया की बात करने आए थे, नीम कोटेड करने आए थे, आज यूरिया की लाइनें लग रही है इनके रेजिम में। है क्या रहा? आ रहा हूँ ना केदार जी, आ रहा हूँ। राम जी को चुनाव हरवाया, उनको कांग्रेस से निकलने पर विवश किया। हम वही जानते हैं, अम्बेडकर को चुनाव नरोत्तम मिश्रा को भी तो शिवराज जी ने हरा दिया है। ओबीसी वर्ग की बात करते हैं, सीताराम केसरी जैसे ओबीसी वर्ग के नेता को एआईसीसी के मुख्यालय से धक्के मार करके निकाला गया अध्यक्ष रहते हुए। आप ओबीसी वर्ग की बात करने का आपके भीतर कोई अधिकार है? राहुल गांधी ने आखिर आज तक किसी वर्ग के अभी हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित वर्ग से आते हैं, वो हमारे देश एससी वर्ग से आते हैं, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मजदूर वर्ग से आते हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे? कौन सी बातें कर रहे हैं? लेकिन धनखड़ जी जो उम्र में उनकी उम्र की सीमा है। ठीक है शिवम जी, आ रहा हूँ मैं, लौट रहा हूँ दोनों के पास। उपराष्ट्रपति है, ठीक, मोदी जी के सामने लौट रहा हूँ शिवम जी, केदार जी लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, लौट रहा हूँ दूसरे दौर में, प्लीज शिवम जी लौट रहा हूँ। दुबे जी, क्या जिस तरह से नई राह चुनी है या हार्ड हिंदुत्व की जो हम बात कर रहे थे, तो कांग्रेस को रणनीति बदलना होगी क्या? क्योंकि एक तरफ जब हम देख रहे थे मध्य प्रदेश में हार्ड हिंदुत्व की बात नहीं हो रही थी और कांग्रेस को हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ रहा था, हनुमान मंदिर बनवाने का जिक्र करना पड़ रहा था, गौशालाओं का जिक्र करना पड़ रहा था, तो अब तो बात और आगे तक चली गई, तो क्या रणनीति बदलना पड़ेगी कांग्रेस को? देखिए, ये तो हर दल की होती है कि जो वक्त चलता है उसके हिसाब से रणनीति बदलना पड़ती है। उस समय शायद कमलनाथ समझ रहे थे कि ऐसे हिंदुत्व का जोर चल रहा है प्रदेश में, उस मुद्दे पे पार्टी विपक्ष भाजपा बढ़ रही है, तो उन्होंने देखो मिश्रा जी, प्रदीप मिश्रा की कथा कराई, बागेश्वर धाम को ले गए छिंदवाड़ा, और उन्होंने जो उसके बारे में कितना स्पष्ट बोला था, डीएनए, हिंदुत्व, भारत के बारे में सब कुछ उन्होंने वो प्रयास किए कि हम इस को रोकें, इस सनातन की जो चर्चा चल रही है, जो धर्म की चर्चा चल रही है, और वो पूरे प्रदेश में भले ना रोक पाए, छिंदवाड़ा में तो उन्होंने रोक ली, वहां तो भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली। अब पार्टी चूंकि उसमें नेतृत्व तो बदल गया है, नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आए हैं, वो क्या सोचते हैं किस दिशा में, ये नहीं है कि एक बार एक मुकाबला इसी से किया जाए। एक बार जब मंडल का जोर हुआ था तब एक कमंडल आया था, अब कमंडल के लिए वैसे कांग्रेस ने कोशिश की थी कि मंडल से काट करें, उन्होंने जाति जनगणना की बात की, ओबीसी को आरक्षण देने की बात की, लेकिन दोनों ही अस्त्र तो उनके असफल हो गए ना इस चुनाव में, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे सनातन की बात हो, तो अब क्या करेगी कांग्रेस? अब तो ये बात है कि आप जाति की बात तो अब जो करेगा तो वो कोई उसको सफलता ज्यादा नहीं मिलना है, क्योंकि जातियों के बहुत प्रयोग हो चुके देश में। अब ये तो संबंधों की बात है, लोगों की अपेक्षाओं की बात है, कौन व्यक्ति, नेता, दल पूरी कर रहा है उस पे है, वो इसमें अपना वो देख रहे हैं भला। क्योंकि कई जगह मैंने चुनाव परिणामों का विश्लेषण भी किया, सबने किया कि कई 80% जिनकी जातियां हैं वो हार गए चुनाव, जो ये जिसकी जाति के 200-400 वोट है वो जीत गए, तो उसके संबंध थे, वो लोगों का दिल जीत रहा था। अब जातियों की बात तो देश में होना नहीं चाहिए, क्योंकि जातियों से तो आप बिगड़ेगी, समाज टूटेगा। अब तो एक राष्ट्र की बात होना चाहिए, एक जो न्याय, धर्म, सत्य, इन सब पे जो चलना चाहिए कि सामूहिकता की बात। जाति और धर्म ये जो बहुत जुमले हो चुके हैं, इनसे परे कुछ भी है, तो अब जो सामाजिक समरसता और एक देश प्रेम, कैसे रोजगार में, तो लेकिन उस मामले में भी तो बीजेपी आगे है केदार जी, अब क्या करेंगे आप? आपके सॉफ्ट हिंदुत्व को लोगों ने पसंद नहीं किया, आपकी जातिगत जनगणना को लोगों ने पसंद नहीं किया, और राष्ट्रवाद वो तो पहले ही हथियार लेकर बीजेपी बैठी हुई है। क्या होगी नई रणनीति?
देखिए रणनीति बहुत स्पष्ट है। जैसे इन्होंने कहा अभी मेरे बीजेपी के मित्र ने कि मोदी जी के उसमें बड़ा विकास हो रहा है जा रहा। आप देखिए आज देश के ऊपर 200 लाख करोड़ करीब का कर्जा चला गया है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य पे 4 से 5 लाख करोड़ का कर्जा चला गया। अभी आप ही के न्यूज चैनलों पर मैंने खबरें देखी थी 25,000 करोड़ रुपया अभी लोकसभा तक राज्य सरकार को उधार लेना पड़ेगा, जिससे कि जो ये योजना है सामाजिक जो आर्थिक उन्नति को जो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली, इन लोगों पर पैसा खर्च होगा, जिसमें लाडली बहना विशेषकर और जो सिलेंडर की बात है या जो तमाम चीजें इनके लिए 25,000 करोड़ देना पड़ेगा। दूसरे उलट जब हम देखते हैं कि 20 से 25,000 करोड़ रुपया हमको ब्याज भी दर चुकाना है इसका, जब एक तरफ हमारे ऊपर दोहरी मार हमारी अर्थव्यवस्था पे आ रही है कि एक तो 25,000 करोड़ कर्जा देना है, 25,000 लेना है, 50,000 का गेप आ रहा है। दूसरी तरफ हम जब स्टडी करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि हमारी देश में 5% लोगों के पास में 60% जो है वो पूंजी इकट्ठा हो गई है। 60% लोगों के पास 3-4% है। गरीबी बढ़ती जा रही है, लोगों को खाने का लेकिन एक राज्य की समस्या नहीं है ना केदार जी, कर्नाटक में भी वही हाल है, राजस्थान में भी वही था, छत्तीसगढ़ में भी वही था। आप भी वही योजनाओं और वही वादे कर रहे थे घोषणा पत्र में। जो देखिए हम लोग जो ये कह रहे हैं कि हम लोगों को इसके ऊपर बैठकर बहुत बड़ी बात करने की जरूरत है। अभी जैसा आपने कहा इन्हें कि धर्म और जाति से हमको हटना पड़ेगा। अगर वास्तविकता में अगर देश को हम एक परिवार मानते हैं, अगर देश हम संविधान के हिसाब से चलाना चाहते हैं, एक देश की बात करना चाहते हैं, तो इस देश में जाति और धर्म पर नफरत फैलाना, एक दूसरे को अलग निगाहों से देखना, ये गलत है। आज आप हिंदू तो जातिगत जनगणना की मांग करना भी गलत है ना, बात करना, वो भी तो वही काम करेगी। बात करने लगे केदार जी, यदि जातिगत जनगणना होगी तो वो भी तो समाज को बांटने का ही काम करेगी ना। देखिए समाज को बांटने का नहीं, उसके अंदर बांटने वाला नहीं है। दैट इज नॉट डिवाइडिंग, आइडेंटिफाई उनका पूरा जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, उनकी अपनी जो व्यवस्था है, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। समय कम है इसलिए शिवम जी से जवाब ले लेते हैं। शिवम जी देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है जब जाति जनगणना की लोग बात करते हैं तो इनको बिहार देख लेना चाहिए, वहां क्या स्थिति बदली इनकी सरकार है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, जस्टिस छविलाल पटेल की अगुवाई में एक कमीशन बनाया गया। उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक सिर्फ इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इनके जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, वह कुर्मी जाति से आते थे और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी साहू वर्ग की है, तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री पद पर जो उनकी एक कुंडली मार करके बैठे थे वह दावा कमजोर होता। और जिस प्रकार से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर जो बड़ा एक साहू आबादी थी उसको टारगेट किया गया था, उसका परिणाम भी इनको चुनाव में भुगतना पड़ा। तो यह लोग इस बात को समझ लें कि इस देश में नफरत की बांटने वाली राजनीति को जनता खारिज करने की शुरू कर चुकी है। हमें यह समझना होगा, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि उनके लिए सिर्फ 3 जातियां हैं। पहली जाति है गरीब की, दूसरी जाति है जो नौजवान है और तीसरी किसानों की जाति है। और इन 3 जातियों के ही कल्याण के लिए हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकारों की तमाम योजनाएं केंद्रित है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, इन्होंने कर्ज को लेकर के आरोप लगाया। मध्य प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में है जिनका कर्ज और जीएसडीपी का जो रेशियो है वह 27% से कम है, और दिग्विजय सिंह के शासनकाल के दौरान वह 32% होता था। तो हमने एक और मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। हमारा जो कहीं ना कहीं, शिवम जी माफी चाहता हूं क्योंकि समय की एक बाध्यता है। केदार जी चर्चा का जीडीपी जो था वो भी बहुत छोटा था, ठीक है, उस समय का जो हमारा स्टेट का जो टैक्स कलेक्शन था वो बहुत छोटा था। ठीक है, चलिए माफी चाहता हूं केदार जी, शिवम जी, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी ने अपनी राह बता दी है, किस राह पर चलेगी डॉक्टर मोहन की सरकार, और अब क्या कांग्रेस को रणनीति बदलना पड़ेगी। जिस तरह से उनके तमाम मुद्दे इन चुनाव में पंचर हुए, चाहे सॉफ्ट हिंदुत्व का मामला हो, चाहे जातिगत जनगणना का मामला, ऐसे में जिनसे सफलता मिली है बीजेपी को, उस राह को और मजबूत करती दिख रही है। सनातन की राह पर चलेगी मध्य प्रदेश सरकार। अब कांग्रेस क्या करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।